फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम एशियन हिस्ट्री में मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मौर्य वंश के बारे में हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मौर्य वंश की जो उत्पत्ति के जो मत हैं उनके बारे में। इसमें हमने ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य और विदेशी मत के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। इसके पश्चात जो सेकंड वीडियो था, उस सेकंड वीडियो में हमने जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने बात कर ली थी और साहित्यिक स्रोतों में काफ़ी डिटेल से हमने अध्ययन कर लिया। आज हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, एक आपसे मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आप थोड़ा धीरे बोले, तो मैं आज से थोड़ा धीरे पढ़ाऊँगा, लेकिन फास्ट बोलते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। प्लीज़ आप जो मेरे नोट्स हैं उन पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे से उससे में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, रुद्रदामन है एक शक शासक था और इस रुद्रदामन वंश का जो वंश है, रुद्रदामन वंश किस वंश के थे? कर्दमक वंश या चस्टन वंश का था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रुद्र जो दामन उसका जूनागढ़ अभिलेख से हमें किसके बारे में मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहले बात करें जूनागढ़। आपको पता है जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। आपको पता है जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। और एक जूनागढ़ का किला भी है जो हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में है, जिसको हम जमीन का जेवर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बहुत ही डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री इतनी डिटेल से पढ़ूंगा कि आप कहीं भी ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं पूरी बातों को लेकर इस स्टेट जो अपनी राजस्थान की हिस्ट्री है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात अगर करें, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक तो ताम्र पत्र मिला है, यानी कि 100 गोरा का ताम्र पत्र मिला है, और एक महास्थान का अभिलेख मिला है। और महास्थान का अभिलेख कहाँ है? बोगरा, बांग्लादेश में। यानी कि 100 गोरा का ताम्र पत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और महास्थान यानी कि अभिलेख बोगरा यानी कि बांग्लादेश से भी हमें ये जानकारी मिलती है। तो आगे इसको भी पढ़ेंगे। आगे की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख, यानी कि अशोक के अभिलेख पहली बार अभिलेख लिखने का श्रेय अशोक को जाता है। यानी कि अशोक के द्वारा पहली बार जो अभिलेख लिखने का श्रेय जाता है। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, लेकिन जो स्पष्ट हमें जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है, जो यानी ईरान से उसने ये अभिलेख लिखने की कला सीखी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, रुद्रदामन किस वंश का था? कार्दम वंश या चस्टम वंश का था। और कौन सा शासक? शक शासक था। कौन सा? शक शासक था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें जो रुद्रदामन है। अगर रुद्रदामन के व्यक्तित्व की बात अगर करें तो रुद्रदामन यानी कि संस्कृत का बड़ा विद्वान था, राजनीति, व्याकरण, तर्क शक्ति का प्रकांड विद्वान था। यानी कि इतना विद्वान था जिसको राजनीति यानी पॉलिटी में भी उसको बहुत ज्ञान था, ग्रामर यानी कि व्याकरण में, और डिबेट यानी कि तर्क शक्ति के अंदर भी बहुत ही प्रकांड विद्वान था, ठीक है। अब जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करें तो जूनागढ़ जो अभिलेख है यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। इसका जो समय था 150 एडी यानी ईस्वी, यानी कि 150 ईस्वी का ये जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें काव्य शैली का प्रथम प्रयास यानी कि काव्य शैली का प्रथम प्रयास किया गया, और ये चंपू शैली के अंदर लिखा गया था। किस शैली में लिखा गया था? चंपू शैली के अंदर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया था कि चंपू शैली क्या होती है। देखिए, गद्य और
पद्य में आप कोई लिख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं चंपू शैली बोलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आया? यानी कि किसी भी आप किताब या ग्रंथ लिख रहे हो तो उसको गद्य और पद्य में अगर दोनों शैली में लिखते हो तो वह चंपू शैली कहलाती है। तो आपको पता है जूनागढ़ अभिलेख के किस शैली में है? चंपू शैली के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़े। जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है, वो तो सबको पता है। ठीक है, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ बातें हैं। देखिए मैंने एक तरफ शासक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है, यानी कि एक तरफ तो मैंने शासक लिखा है, एक तरफ उस शासक का जो राज्यपाल है और राज्यपाल के कार्य, यानी कि उस शासक के कार्यकाल में जो राज्यपाल है वो क्या काम करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैंने 4 जो वंश के शासकों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक तो दो तो क्या है कि मौर्य वंश के हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक। ठीक है, एक शक शासक है यानी कि रुद्रदामन है, और एक स्कंदगुप्त यानी गुप्त शासक है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ रहे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। और इसने क्या काम कराया? सुदर्शन झील का निर्माण कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त जो राज्यपाल था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर होता क्या है कि अशोक है, अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका जो बिंदुसार है यानी कि सिंहसेन है, वो राजगद्दी संभालता है। फिर उसके पश्चात में अशोक यानी कि बिंदुसार का पुत्र अशोक ये राजगद्दी संभालता है। तो इसके शासनकाल में एक गवर्नर था तुषास्प, क्या नाम है? तुषास्प। इसको भी आप डिटेल से देखना है, तुषास्प है। और इस तुषास्प ने क्या काम किया कि जो सुदर्शन झील है वो टूट गई थी, ठीक है, जीर्ण हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया। और अपने शासनकाल में ही नहरों का निर्माण भी किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, और राज्यपाल तुषास्प के द्वारा ये काम करवाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ठीक है, तो देखिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात शक शासक रुद्रदामन की बात आती है। उस रुद्रदामन के समय उसका जो गवर्नर था तो वो था सुविशाख थी। ठीक है, इस सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया, यानी कि सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया गया था और वो बांध भी जीर्ण हो चुका है, टूट फूट गया था। उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा? सुविशाख के द्वारा करवाया, जो रुद्रदामन का क्या था? ये राज्यपाल था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता गुप्त जो गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में गवर्नर था पर्णदत्त, और पर्णदत्त वह उसका एक पुत्र चक्रपाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पर्णदत्त और पर्णदत्त का एक पुत्र था चक्रपाली। इन दोनों ने मिलकर एक तो सुदर्शन झील पर बांध बनवाया और वहां पर एक विष्णु की मूर्ति स्थापित है, यानी कि वहां पर एक मंदिर बनवाया। ठीक है, मंदिर बनवाकर उसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करवाई। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या करना है? एक तो 4 शासक है और 4 शासक के जो राज्यपाल है उनके नाम और उसने क्या क्या काम करवाए। यानी कि काम तो सीधी सी बात है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल तुषास्प, ठीक है, पुष्यगुप्त के द्वारा ये काम करवाया गया था निर्माण, और फिर इसका जीर्णोद्धार इन शासकों के शासनकाल में ऐसा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स आपको याद करना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक का गवर्नर था तुषास्प था, उसने सुदर्शन झील पर पुनर्निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात रुद्रदामन जी हैं, रुद्रदामन का जो राज्यपाल सुविशाख, उसने बांध का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के समय में उसका पर्णदत्त और पर्णदत्त का पुत्र चक्रपाली दोनों ने मिलकर बांध का निर्माण और वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया? ओके जी। आगे बात करें, सोहगरा का ताम्रपत्र। देखिए सोहगरा का ताम्रपत्र कहाँ पे? पहले तो ये बात स्थान का, ये कहाँ मिला है? यानी कि गोरखपुर जिला है एक, यानी कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिले में ये सोहगरा का ताम्रपत्र है। और यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? यहाँ से मिलती है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर मगध के अंदर 12 वर्ष तक क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ने के बाद में जब अकाल पड़ता है तो वहाँ पर अन्नागार
यानी कि अन्नागार से खाद्य सामग्री बंटवारे का यानी कि बंटवाने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्णन यहाँ से मिलता है। तो सोहगरा का ताम्रपत्र किस शासक के समय में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के थे। इससे हमें कहाँ क्या जानकारी मिलती है? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने से क्या था कि वहाँ पर अन्न डिस्ट्रीब्यूट करवाया यानी कि अन्न वितरित करवाया। तो आपको पता है कि 12 वर्ष जब अकाल पड़ता है तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जो जनता है कि यानी कि भूख से मरती रहती है, यानी कि चारों तरफ मतलब त्राही त्राही मच जाती है। तो ये क्या करते हैं, परेशान होकर क्या करते हैं, सिंहसेन यानी कि बिंदुसार को अपनी राजगद्दी संभाल कर भद्रबाहु यानी जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में जाकर यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में जाकर कई कई किताबों में जो चंद्रगिरी की पहाड़ी भी होती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में जाकर संलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग देते हैं। तो ये इसकी कहानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत ही डिटेल से हम इस बात को समझाने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। याद इसमें ये करना है कि सोहगरा का ताम्रपत्र किस शासक के समय का था? तो आपको बना है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अलावा एक महास्थान है। महास्थान कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और बांग्लादेश का एक जिला है, उसका नाम है बोगरा के अंदर महास्थान एक अभिलेख मिला है, और वहाँ पर भी ये भी किससे संबंधित था? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। वहाँ पे भी अकाल के समय अन्नागार से अन्न बंटवाने का कार्य किया गया था, ठीक है। इस अभिलेख से महास्थान को पर्णनगर कहा गया, यानी इस अभिलेख में महास्थान है उसको एक अलग नाम दिया गया है, पर्णनगर भी कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में आई। डियर फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो अगर आपको कोई और भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ओके। आज बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, हम पुरातत्व यानी कि सबसे पहले हम मौर्यकालीन कला की बात अपन कर लेते हैं, ओके। देखिए, मौर्यकालीन कला यानी कि मौर्यकालीन कला 2 भागों में डिवाइड थी। एक तो क्या था, राजकीय कला थी, और एक जनता के द्वारा मतलब निर्मित कला थी, ठीक है। राजकीय कला थी जो राज तक्षक, एक राजा थे, राज तक्षक के द्वारा निर्मित थी, और एक लोक कला थी यानी कि मूर्ति कला से संबंधित ये थी, ठीक है। जनता के यानी कि लोक कला कहलाई उसको, उसमें सबसे ज़्यादा मूर्ति कला इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो राज तक्षक के द्वारा निर्मित जो कला है उसमें हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे? एक तो राजप्रासाद का मतलब होता है महल, ओके। एक गुहा का निर्माण यानी कि गुफाओं का निर्माण, एक स्तंभ यानी कि जो पिलर होता है उसका, ठीक है। एक स्तूप जानते हो, जो महात्मा जो बुद्ध है उसकी अस्थियों पर जो एक गुंबदाकार आकृति बनाई जाए उसको हम स्तूप कहेंगे, हमें उसको स्तूप कहते हैं। तो हम आगे इसको बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजप्रासाद यानी कि महल के बारे में। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और आप देखिए यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं, और यहाँ से आप इसको लगातार वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स भी बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता ही रहता है हर एग्जाम के अंदर। और डियर फ्रेंड्स, कमेंट आता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की हिस्ट्री के भी ये नोट्स बिल्कुल अवेलेबल आपके पास है, या इसी से काम चलने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या आप एमए यानी कि एमए कर लीजिए हिस्ट्री से, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये करना है कि आप यहाँ से आपका जो सिलेबस उसमें देखिए, सिलेबस में, और सिलेबस में देखने के पश्चात अपना जो टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है उस पर टीके स्टडी क्लासेज सर्च कीजिए। सर्च करने के पश्चात मेरी एक फ़ोटो आएगी, फ़ोटो पे आप क्लिक करोगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के पश्चात यानी कि एक बड़ी फोटो आएगी, और उसमें जैसे वीडियो है, कमेंट है, प्लेलिस्ट है, अबाउट है, ये आपको दिखेंगे। और अबाउट यहाँ पे लिखने के पश्चात नीचे एक रेड कलर में एक सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के पश्चात में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन के ऊपर आप ऑल पे टिक करोगे
तो वो सब्सक्राइब यानी कि बेल आइकन प्रेस हो जाएगा। और यहाँ से एक प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट आने के पश्चात उसमें आप प्लेलिस्ट पे टिक करोगे तो जो भी आप हिस्ट्री से ले लीजिए, पॉलिटिकल से ले लीजिए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, राजस्थान की ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड, ये आप बिल्कुल वहाँ से देख के आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ अपना जो TK स्टडी क्लासेज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लिंक को शेयर भी अपने फ्रेंड सर्कल में कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हम सीधे अब टॉपिक पे वापस चलते हैं। देखिए राजप्रासाद, देखिए राजप्रासाद का अर्थ होता है महल, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद की शान शौकत की तुलना ना तो एक बेतना और ना ही सूसा के महल कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कहने वाला कौन था? एरियन था। एरियन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल इतने सुंदर और भव्यता से पूर्ण थे, इनकी जो तुलना है जो विश्व में प्रसिद्ध एक बेतना के महल और सूसा के महल भी इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था एरियन। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिएगा इसको। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद की शान शौकत की तुलना ना तो एक बेतना और ना ही सूसा के महल कर सकते हैं। तो ऐसा कहने वाला एरियन था, ठीक है। इसके पश्चात फायान जी कहते हैं, जो चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। तो वो भी क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल मानव कृति नहीं है, यानी कि चंद्रगुप्त के जो महल है मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए, ये तो भैया जी देवताओं के द्वारा बनाए गए। तो देखिए डियर फ्रेंड कितनी बहुत बड़ी बात उन्होंने फायान जी ने कह डाली कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल तो मनुष्य के यानी मनुष्य जाति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये तो भैया जी साक्षात देवता प्रकट होकर वहां पर देवताओं के द्वारा बनाए गए। तो ये बात कहने वाले थे कौन? ये बात कहने वाले फायान जो चीनी यात्री थे। इसके अलावा स्पूनर महोदय ने 1914 से 1950 में तथा 1951 ईस्वी में खुदाई करने से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के महलों का पता चलता है। यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी महल हैं उनको प्रकाश में लाने यानी कि लोगों के सामने लाने का काम स्पूनर महोदय जी करते थे, ठीक है, उन्होंने किया है। आगे बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासादों या महलों के अवशेष कुम्भहार यानी कि पटना और बुलंदीबाग पटना से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो महलों के जो अवशेष है, एक तो पटना के अंदर कुम्भहार स्थान है यहाँ से हमें मिले हैं, और एक बुलंदीबाग है वहाँ से मिले हैं। तो पटना यानी कि बिहार की राजधानी है, तो यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई। तो पहला हो गया आपका राजप्रासाद महल। दूसरा टॉपिक है गुहा वास्तुकला, गुहा यानी कि गुफा, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का विकास किया, और नई शैली का विकास करने में क्या है, उन्होंने चट्टानों को काटकर गुहाओं का निर्माण किया, यानी कि गुफाओं का उसने निर्माण किया, यानी कि अशोक के द्वारा ऐसा काम किया गया। तो उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया, और ये गया बिहार के अंदर, और एक पहाड़ी बाराबर की पहाड़ी, इस बाराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया। एक तो कर्ण गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद करना है, कर्ण गुफा, बादाम गुफा, विश्व झोंपड़ी और चौपार, ये इसको चौपाल भी कहते थे। ये 4 गुफा बाराबर की पहाड़ी गया बिहार से यहाँ पर जो सम्राट अशोक है उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया। और ये किनके लिए किया गया? जो आजीविकों को दान में दी गई थी, यानी कि जो आजीविक थे यानी कि बौद्ध धर्म में, उनके लिए ये दान में दिए गए। और आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोशाल, ठीक है, मखली गोशाल। इस मखली गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। मखली गोशाल के शिष्य थे एक तो पक्षु रचयन और एक पूरक कश्यप, ये 2 इसके शिष्य थे, और ये आजीविक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, आगे जाते हैं, यानी कि आजीविक संप्रदाय को प्रकाश में लेके आते हैं। ओके, तो ये डियर फ्रेंड्स आपको ये याद करना है, क्या करना है
कि जो अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का विकास किया और चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया। और उसने 12 बार यानी कि 12 बर की पहाड़ी, इसको 12 बार भी बोलते हैं, 12 बर की पहाड़ी को काटकर 4 गुफाओं का निर्माण किया। एक तो कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी और चौपार या चौपाल। ये किसको दान में दी? आजीवकों को उसने दान में दी। और आजीवक संप्रदाय की शिक्षा संपदा संस्थापक कौन है? मखली घोषाल जी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक विशेष बात देख लेते हैं, अशोक के पौत्र। देखिए अशोक के जो पौत्र थे राजा दशरथ, यानी कि दशरथ ने 12 बर की पहाड़ी के ऊपर लोम ऋषि की गुफा का निर्माण किया। तो देखिए इस अशोक के जो पौत्र हैं जो दशरथ नाम है, इन्होंने 12 बार की पहाड़ी पर लोम ऋषि की एक गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, लोम ऋषि की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा। और ये किस पहाड़ी पर थी? 12 बार की पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, राजा दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी, यानी कि देखिए एक तो 12 बार की पहाड़ी, इसके अलावा एक नागार्जुनी पहाड़ी है और ये कहाँ गया? बिहार के अंदर। और वहां पर उसने 3 गुफाओं का निर्माण किया। देखिए 3 गुफा कौन कौन सी है? एक तो गोपी गुफा है, एक वापी गुफा है, एक वदथिक गुफा है। ये 3 गुफा है और ये किसको दान में देता है? आजीवकों को दान में देता है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए गोपी गुफा, वापी गुफा और वदथिक गुफा किसके द्वारा बनाई गई थी? अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा बनाई गई थी। और ये नागार्जुनी पहाड़ी गया बिहार के अंदर बनाई गई थी। आगे बात करते हैं। अगली बात है स्तंभ निर्माण कला। ठीक है, स्तंभ निर्माण कला के बारे में देखें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, स्तंभ निर्माण कला देखिए मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने स्तंभ है। यानी कि सबसे ज्यादा हमें मौर्य काल में के स्तंभों के बारे में बात पता चलता है। मौर्य काल के बारे में आपको पता है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर है। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो वो बात हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक वीडियो होगा उसमें बहुत ही डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और उस पर कितने श्लोक है, किन राजाओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात अपने करेंगे आगे। भाई यही स्तंभ एकास्म होते हैं, एकास्म। ठीक है, यानी कि स्तंभ एक ही स्तंभ पे खड़े हुए हैं, यानी किसी का सहारा नहीं लिए हैं। और ये 40 फीट व 50 फीट तक ऊंचे होते हैं। तो एकास्म का मतलब यानी कि एक पिलर के रूप में खड़े हैं। इसका मतलब किसी दूसरे पिलर का इस पर सहारा नहीं है। ठीक है, तो इसको एकास्म कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह स्तंभ बनाने के लिए यानी कि यह स्तंभ बनाने के लिए पत्थर कहाँ से? मिर्जापुर यूपी से लाया जाए, यानी कि चुनार यानी कि मिर्जापुर यूपी से ये पत्थर लाया जाता था स्तंभ बनाने के लिए। इन पत्थरों को तराश कर धम्म के प्रचार के लिए बनाए गए, यानी कि धम्म यानी कि जो बौद्ध धर्म है यानी कि उनके प्रसार के लिए बनाए गए थे। ठीक है, देखिए स्तंभ, देखिए ये पिलर है। ठीक है, ये कैसा है इसको देख लीजिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये पिलर है, यानी कि ये ऊपर शीर्ष है, इस पर पशु की आकृति है। और ये चौकी है, यानी कि आपको चौकी दिख रही है, चौकी है। और ये पिलर, इसमें अवांगमुखी कमल का मतलब है उल्टा कमल। ठीक है, ये बना है। और ये स्तंभ यष्टि लाट है। ठीक है, ये यष्टि लाट, इसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये चमकदार पॉलिश का बना हुआ है, यानी कि जो मौर्य काल में जो स्तंभ मिले हैं तो वो एक चमकदार पॉलिश है। ठीक है, इसके अलावा हम बात आगे करें तो आगे बात करते हैं, यानी कि विशेष बात जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने कहा कि स्तंभ निर्माण कला हमने ईरानियों से ली है। यानी जॉन मार्शल जी कहते हैं और पर्सी ब्राउन कहते हैं कि जो इंडिया में जो आपको स्तंभ मिले हैं वो किसकी नकल है? ईरानियों से लिए हैं या ईरानियों की नकल है। तो यहाँ पर इसके बाद इन दोनों की बात को खंडन भी किया जाता है, क्योंकि ईरान में स्तंभ अलग हैं और भारत में अलग है, यानी कि उनकी बनावट, उनकी जो शैली है,
ठीक है, उनकी जो पॉलिश है, उस पर जो पशुओं की आकृति है, उन सब में भिन्नता है। तो इसलिए दोनों की यानी कि जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन की बातों का खंडन किया गया है। तो देखिए क्या है, अब बात करते हैं। देखिए मौर्यकालीन स्तंभ, ठीक है, और ईरानी स्तंभ दोनों में क्या 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 है भिन्नता है, वो देख लेते हैं। पहली बात, यानी कि भारत के अंदर ये मौर्य वंश की जो स्तंभ है वो एकाश में, यानी कि एक ही सीधे पिलर में खड़े हुए, लेकिन ईरानियों के ऐसे नहीं है, क्योंकि इनके खड़े करने में किसी दूसरे पत्थर का सहारा लिया गया है। दूसरी विशेषता अगर बात करें कि बिना आधार स्तंभ खड़े, यानी कि बिना किसी आधार के स्तंभ खड़े हैं, और ये चौकी पर आधारित है। और ये क्या है, ईरान के अंदर एक चौकी है, नीचे देखिए ये ऐसे चौकी बनी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर ये खड़े हैं। सॉरी हमारे मौर्य काल में सपाट हैं, यानी कि जो स्तंभ है वो सपाट है, लेकिन ईरानियों के नालीदार और गरारीदार हैं, ठीक है। यहाँ भारत में पोलिस 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 से युक्त है, लेकिन ईरान में कोई किसी प्रकार की पोलिस नहीं है। हमारे जो मौर्य काल में जो स्तंभ है उस पर पशुओं की आकृति है, लेकिन वहाँ ईरान में क्या है, मानवीय यानी कि मानव की आकृति है। इसके अलावा किसी भी भवन का हिस्सा नहीं है, यानी कि हमारे भारत में जो भी स्तंभ मिले हैं वो किसी भी भवन या भवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर भवनों के अंदर ये लगाए जाते थे। तो डियर फ्रेंड, ये भिन्नता हो गई। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, या आप सेकंड ग्रेड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इसकी विशेषताओं के बारे में आपको डिटेल से आपको फिर वीडियो को रिवाइज करके पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे की अगर बात करें कि अशोक कालीन प्रमुख स्तंभ, देखिए प्रमुख स्तंभ हैं, तो कौन कौन से स्तंभ है और स्तंभ कहाँ है और उन पर किस पशु की आकृति बनी हुई है, वो हम बात करते हैं। देखिए सांची का जो स्तंभ है वो मध्य प्रदेश में, इसमें 4 सिंह यानी 4 सिंहों की आकृति है। सारनाथ मिले उत्तर प्रदेश में, इसमें भी 4 सिंह मिले हैं। संकीसा उत्तर प्रदेश में है और इसमें 1 हाथी, ठीक है। रामपुरवा बिहार में 1 बैल, ठीक है। एक रामपुरवा मिला है बिहार में 1 सिंह, यानी कि 1 बैल की आकृति है और 1 सिंह की आकृति है। इसके लोरिया नंदनगढ़ है बिहार में, इस पे 1 सिंह की आकृति है। और वैशाली के अंदर, यानी कि वैशाली कहाँ है, बिहार में, यहाँ पे भी 1 सिंह की आकृति है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सारनाथ स्तंभ, जो स्तंभ है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सारनाथ स्तंभ की बात करें, देखिए सारनाथ का जो स्तंभ है चुनार के पत्थर से बना हुआ है, और इसको आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें शीर्ष भाग सर्वाधिक अलंकृत है, यानी कि इसका जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग, यानी कि ये जो शीर्ष भाग है ये क्या है अलंकृत है, यानी कि बहुत इस पर आकृतियाँ बनी हुई है। यहाँ पर आधार पीठिका में 4 चक्र हैं, यानी कि इसमें आधार एक पीठिका, उसमें 4 चक्र हैं। पहले एक चक्र में 32 तिलियाँ थी, अब वर्तमान में से 24 तिलियाँ हैं, यानी कि एक चक्र में पहले 32 तिलियाँ थी, अब कितने वर्तमान में 24 तिलियाँ। आपको पता है कि अशोक की जो चक्र उसमें कितने तिलियाँ, 24 तिलियाँ। अगर पूछे पहले कितने थी, 32 थी। सॉरी। पशुओं की आकृति भी है, देखिए कौन कौन से पशु है, हाथी, घोड़ा, बेल और सिंह। और यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी कि सदा सत्य की जीत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो आपका सारनाथ स्तंभ की बात हो गई। तो अब थोड़े से क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। देखिए मौर्य काल का प्रमुख तथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पुष्पक कलावती से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो देखिए यानी कि व्यापार होता था, ठीक है। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ एक बार। देखिए ये हमारा इंडिया है, ओके, एक मिनट। देखिए सबसे पहले बात अगर करें तो पुष्प कलावती पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र बिहार मगध, ठीक है। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह था आपका वेस्ट बंगाल में। और
पुष्प कलावती थी आपके पाकिस्तान में। तो देखिए ये था, क्या था, सबसे लंबा राजमार्ग था मौर्य काल के अंदर। तो यहाँ से जो भी व्यापार निर्यात होता था तो यहाँ से होता था। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए पुष्प कलावती पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह वेस्ट बंगाल में, पाटलिपुत्र मगध यानी कि बिहार, पुष्प कलावती वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये क्या था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। दूसरी बात अगर करें, क्वेश्चन दूसरे सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में कौन सी प्रथा नहीं थी, दास प्रथा। इसने कहा इंडिका में कि राजस्थान में, सॉरी भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र की जो रचयिता है चाणक्य जी, विष्णुगुप्त जी कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी। दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन राज उपज का कितना भाग भू राजस्व वसूलते थे? 1/4। कहीं कहीं पे आपको 1/6 में मिलेंगे। तो मेगस्थनीज के अनुसार कितना है, 1/4 है, यानी कि 1/4 है, ठीक है। भद्रबाहु द्वारा लिखित ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? यानी कि जो भद्रबाहु है, जो मैंने आपको बता दिया था कि जो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्ष का काल पड़ता मगध में, फिर जाता है भद्रबाहु के साथ कहाँ चला जाता है, श्रवण गोला में, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग देता है। तो वो थे जैन। इसका मतलब क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को का अनुयायी है, किसका, जैन का, और उसका जो अशोक कौन है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। एक नोट बात करते हैं, विशेष बात करते हैं कि विशाख दत्त, आपको पता है विशाख दत्त के द्वारा, मैंने आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ा है, विशाख दत्त के द्वारा एक किताब लिखी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, वृषल का मतलब निम्न कुल का कहा है, यानी कि निम्न कुल के कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत ये भी आपको याद रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड। आगे बात करते हैं अब स्तूप का अर्थ और स्तूप के प्रकार, यानी कि जो स्तूप होते हैं उनकी बात करते हैं और कितने प्रकार के स्तूप होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले बात अगर करें स्तूप की, तो देखिए स्तूप शब्द संस्कृत भाषा के स्तप धातु से बना है, यानी कि स्तूप संस्कृत भाषा के स्तप धातु से बना है, जिसका अर्थ ढेर, ठीक है, यानी कि थुअर, ढेर को थुअर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसी आकृति होती है ना स्तूप की, ठीक है। आगे बात करें, ऋग्वेद में भी स्तूप का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो 4 वेद हैं जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी स्तूप का उल्लेख मिलता है। इसमें यक्ष की ज्वाला, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है, यज्ञ की ज्वाला, यानी कि जब यज्ञ किया जाता है और उसमें जो ज्वाला निकलती है, यानी कि आग की जो लपटें निकलती है, यज्ञ की ज्वाला के ऊपर जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहेंगे, स्तूप। यानी कि ऋग्वेद में स्तूप किसके कहा गया है, यानी कि जो वेदी होती है, वेदी में से जब आग, यानी कि यज्ञ किया जाता है तो आग निकलती है और आग की लपटों की जो आकृति बनती है उसको कहा गया है स्तूप कहा गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं रामायण में राख के ढेर, यानी रामायण के अंदर क्या बात है, राख के जो ढेर होते हैं ना, आप इसको ढेर मान लीजिए अपनी भाषा में, राख के ढेर को स्तूप कहा गया है, यानी कि राख कब होते हैं, मृतक के अवशेष। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो 16वां जो संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार, जब शव को जलाते हैं और शव को जलाने के पश्चात दूसरा या तीसरे दिन हम जाते हैं वहाँ पे शमशान घाट में, और वहाँ पर जिस सब उसकी हड्डियों को, उनके हड्डियों को या उनके जो दांत वगैरह को हम बीन के लिए कहते हैं, फिर गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्तूप बनाते हैं ना, जैसे राख में ये लेने के पश्चात उसमें पानी डाल के फिर अपन जैसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें ऊपर जो मटकी वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये से जो ये हो गया ना, इसको बोलते हैं स्तूप बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये तो एक अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय लैंग्वेज में मैंने बताया है, स्थानीय जो गाँव के अंदर ऐसे प्रचलन उसके बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण में राख के ढेर को हम क्या कहेंगे, स्तूप कहेंगे। महात्मा बुद्ध के लिए समाधि स्थल को स्तूप कहते हैं, और महात्मा बुद्ध है जहाँ पे समाधि स्थल होता है उसको स्तूप कहा गया है। स्तूपा का ठोस आकार, यानी स्तूपों का आकार ठोस अर्धवर्ताकार भी होते हैं, यानी कि इनका आकार कैसा होता है, ठोस भी होता है और अर्धवर्ताकार भी होते हैं, यानी कि आधे व्रत के समान, ठीक है। जैसे ये है, इसका आधा हो गया, ठीक है, ये वाला आधे व्रत का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बुद्ध के अनुयायी, यानी कि जो महात्मा जो बुद्ध हैं उनके अनुयायी या उनके भिक्षुओं की मृत्यु होने पर उनकी चिता पर मृत्यु के बाद अवशेष यानी फूल पर
फूल यानी अवशेषों या फूल पर बनाया जाता था। जो मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल से ये बातें बताई थी कि 8 जो वंश के अनुयायी हैं वो ले जाते हैं और उनकी अस्थियों पर उनकी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं उनके ऊपर स्तूप बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं। देखिए स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। स्तूप देखिए डियर फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक स्तूप होता है, एक पारिभोगिक स्तूप होता है, एक उद्देश्य का स्तूप होता है, पूर्वार्थक स्तूप होता है। देखिए पहले हम शारीरिक स्तूप की बात अगर करें, शारीरिक स्तूप का मतलब समझते हो डियर फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के शरीर के जो अवशेष हैं, उन यानी शरीर के अवशेष से दांत है और केस है, उनके ऊपर स्तूप बनाया जाता है, उसको शारीरिक स्तूप कहा गया है। एक पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक स्तूप का मतलब ये हो गया कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग में की गई जो वस्तुएं होती है और उन पर जब हम स्तूप बनाते हैं तो वो पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। जैसे भिक्षा पात्र हो गए है ना, चरण पादुकाएं होती है, उन पे बनाते हैं स्तूप, तो उसको हम पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। उद्देश्य का स्तूप का मतलब हो गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से जुड़ी हुई स्थानों पर, यानी कि बुद्ध कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षा देते हैं और कौन उसके शिष्य बनते हैं। जैसे वैशाली, सारनाथ, कौशाम्बी, पावा, कुशीनगर, ठीक है, वहां पर जाते थे। वहां पर जो स्तूप बने हैं उनको उद्देश्य का स्तूप कहते हैं। इसके अलावा पूजार्थक स्तूप देखिए धनवान यानी कि व्यक्ति, यानी जो धनवान व्यक्ति होते हैं, धनवान व्यक्तियों द्वारा श्रद्धा से यानी कि अपनी श्रद्धा के अनुसार वशीभूत होकर पूजा के लिए दान देकर जो स्तूप बनाते हैं उनको हम पूजार्थक स्तूप कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई है। तो डियर फ्रेंड्स स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजार्थक स्तूप। ठीक है, और इसको मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हम बात करें स्तूप। देखिए स्तूप की संरचना कैसी होती है। देखिए स्तूप, देखिए एक मिनट, देखिए हाँ, देखिए ये जो है जैसे गुम्बदनुमा आकृति है। ठीक है, गुम्बदनुमा आकृति है और यहाँ पर एक लोहे की हर्मिका होती है। इस लोहे की हर्मिका में जो महात्मा बुद्ध है उससे जुड़ी हुई जो अवशेष है ना, जैसे अस्थियां वगैरह, दांत वगैरह, ये इसमें रखे होते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं और इसी की पूजा होती है। इसके ऊपर देखिए यष्टि है। ठीक है, ये एक आपको दिख रहा है पिलर नेमा, ये यष्टि है और इसके ऊपर छत्र के 3 छत्र हैं, यानी कि 3 छत्रों को मतलब बुद्ध, दम और संग। और इसकी आकृति अंडाकार यानी कि ईंट से बनी, यानी कि आकृति की अंडाकार होती है और ये ईंट की बनी होती है या पत्थर की बनी होती है। और ये जो इसमें ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाती है, वेदी कहलाती है। मेधी कहलाती है। और यहाँ पर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी कि चारों तरफ इसको परिक्रमा करने के लिए। और नीचे वेदिका होती है और इसमें तोरण का मतलब समझते हो, तोरण यानी कि उसके ऊपर जो एक पिलर लगाया जाता है। ठीक है, जो भी तिरछा, वो तोरण होता है और इसके अंदर प्रवेश द्वार, 4 प्रवेश द्वार होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आकृति होगी आपकी स्तूप की। तो हम आगे स्तूपों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों की बात अगर करें तो देखिए सबसे पहला स्तूप है पिपरवाह का स्तूप, सबसे प्राचीन है। देखिए पिपरवाह का स्तूप कहाँ है, सबसे प्राचीन है, ये उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थ नगर नेपाल की तराई में स्थित है। दूसरा बरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है। सर्वप्रथम बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का अंकन इसके तोरण द्वार पर किया गया है और इसकी खोज 1873 ईस्वी में कनिंगम महोदय के द्वारा की और ये अशोक द्वारा क्या था, निर्मित था। तो ये भी बात आपको याद करनी है। इसके पश्चात हम सांची के स्तूप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप। देखिए सांची का स्तूप रायसेन एमपी मध्य प्रदेश में, यह मौर्य काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, काकनाद वाट, इसका प्राचीन नाम था काकनाद वाट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। खोज राय लट के द्वारा 1818 में और इसकी जीर्णोद्धार जॉन मार्शल के द्वारा किया। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में 1889 में इसको इस सूची में शामिल किया गया और यह अशोक द्वारा निर्मित है। ठीक है, और अशोक की जो रानी थी, अशोक की रानी जो विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाली थी, उसके कहने पर इसने इसका निर्माण करवाया था, किसने, सांची के स्तूप का। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सांची में 3 स्तूप बने हुए हैं। देखिए बुद्ध के अवशेषों पर बने हुए हैं, यानी सबसे विशाल महास्तूप है ये। अशोक के समय में बौद्ध प्रचारक की अस्थियों पर बने हुए थे, दूसरा ये था। और सारिपुत्र
मोदग्लायन का स्तूप है, ठीक है। सारीपुत्र और मोदग्लायन का स्तूप है। ये 3 स्तूप बने हैं सांची के अंदर। तो सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश रायसेन के अंदर। डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप घबराइए मत, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल से मैं इस बात को बढ़ा रहा हूँ और इसके आप लगातार नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो अगला स्तूप है सारनाथ का स्तूप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम उत्खनन की बात करते हैं। 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। सबसे पहले कनिंघम महोदय ने जानकारी दी थी और प्राचीन नाम इसका है श्री पत्तनमग्रदाय। इसका है श्री पत्तनमग्रदाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, इसके बाद इसके पास मंदिर, स्तूप और स्तंभ भी मिले हैं। महादेव मंदिर है, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, चीनी मंदिर है, सारनाथ स्तंभ और चौखांडी स्तूप है, ठीक है। अगला है तक्षशिला स्तूप। देखिए, तक्षशिला स्तूप आपको पता है तक्षशिला कहाँ पे? रावलपिंडी पाकिस्तान में है। कौन सी शैली में निर्मित है? गांधार शैली में निर्मित है। स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है ये। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य स्थित है। और मूलतः निर्माण किसके द्वारा करा हुआ है? अशोक के द्वारा। जीर्णोद्धार इसके द्वारा कनिष्क के द्वारा, जो कनिष्क है शासक कनिष्क के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया। यूनेस्को के द्वारा इसको भी जो विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। तो रावलपिंडी तक्षशिला स्तूप पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आगे बात अब है मौर्यकालीन लोक कला की हम बात करते हैं। देखिए, मौर्यकालीन लोक कला के अंदर देखिए, मूर्तियों की बात अगर कहें तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति बनाई गई। यक्ष या यक्षी की मूर्तियां परखम मथुरा, झिंग का नगर यक्षी, ग्वालियर, विदिशा, बेसनगर और यक्षिका और रामघाट वाराणसी यक्ष, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में परखम या राजघाट यक्ष और बेस और झिंग यक्षिणिका। पशु मूर्तियां भी मिली है उत्तराखंड में, यानी कि कालसी में, उड़ीसा धौलिया, ठीक है। हाथी की मूर्तियां भी मिली है। कुछ विशेष बात करते हैं तो यह मूर्तियां टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। देखिए, टेराकोटा पहले भी आ चुका है। टेराकोटा क्या होता है कि जो भी कोई भी मूर्ति बना रहे हो उसको आग में पकाकर जब बनाते हैं तो उसको टेराकोटा पद्धति के नाम से हम जानते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक लिया है, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट हम और अब जो सम्राट अशोक उसके अभिलेखों की चर्चा करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियोस में आपकी और हमारी मुलाकात होती है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।